सैमुअल एल जैक्सन। वह टोनी के साथ एवेंजर इनिशिएटिव नामक एक आगामी परियोजना के बारे में बात करने आया है। टोनी स्टार्क, प्रतिभाशाली अरबती प्लेबॉय परोपकारी, महान आविष्कारक और हथियार ठेकेदार हॉवर्ड स्टार्क का बेटा। जब टोनी स्टार्क को लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स रोड्स के नेतृत्व वाली एक इराकी इकाई को हथियारों की प्रस्तुति देने के लिए नियुक्त किया जाता है तो उसे दुश्मन की रेखाओं पर सवारी दी जाती है। वह सवारी बुरी तरह से समाप्त हो जाती है जब स्टार्क की हुम्बी जिसमें वह सवार होता है दुश्मन के लड़ाकों द्वारा हमला किया जाता है। वह बच जाता है बमुश्किल छर्रे से भरी छाती और उसके दिल से जुड़ी कार की बैटरी के साथ। जीवित रहने के लिए वह बैटरी को छोटा करने का एक तरीका लेकर आता है और यह पता लगाता है कि बैटरी कुछ और शक्ति दे सकती है। इस प्रकार लौह पुरुष का जन्म होता है। वह इराक में गुफा से बचने के लिए आदिम उपकरण का उपयोग करता है। एक बार घर वापस आने के बाद वह आयरन मैन सूट को पूरा करने का काम शुरू करता है। लेकिन जिस आदमी को स्टार्क इंडस्ट्रीज का प्रभारी बनाया गया था उसके पास अन्य मामलों के लिए टोनी की तकनीक को संभालने की अपनी योजना है। विजेंद्र सिमोनिया स्वागत करते हैं, आपके चैनल प्रेजेंट करते हैं आयरन मैन। फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है सैन्य हमवीज का एक काफिला अफगानिस्तान के रेगिस्तान में ड्राइव करता है। उनमें से एक अरबती हथियार डेवलपर टोनी स्टार्क, रॉबर्ट डाउनी जूनियर है जो ड्यूटी पर सैनिकों के साथ सवार है। वह एक काफिले के कुछ सदस्यों के साथ मजाक कर रहा है जो वास्तव में उसके व्यक्तित्व और उसकी तेजतर्रार सार्वजनिक छवि से चकित हैं। अचानक अनदेखी बंदूकधारियों द्वारा काफिले पर घात लगाकर हमला किया जाता है। सैनिक अपने बचाव के लिए लड़ते हैं लेकिन जल्दी ही मारे जाते हैं। टोनी एक बड़ी चट्टान के पीछे शरण लेते हुए हम्वी से भाग जाता है। क्षण भर बाद एक मिसाइल पास में उतरती है और फट जाती है, लेकिन इससे पहले कि टोनी उस पर चित्रित स्टार्क इंडस्ट्रीज का लोगो नहीं देखता, छर्रे की एक छोटी मात्रा उसके शरीर के कवच में घुस जाती है और उसे होश खोते हुए पीछे की ओर फेंक दिया जाता है। लास वेगास 36 घंटे पहले। टोनी स्टार्क लास वेगास में अपोजी अवार्ड लेने वाले हैं। एक प्रस्तुति में टोनी के जीवन की कहानी का दस्तावेजीकरण किया गया है। प्रसिद्ध हथियार निर्माता हावर्ड स्टार्क के बेटे के रूप में जन्मे टोनी एक विलक्षण प्रतिभा के धनी बच्चे हैं जिन्होंने 4 साल की उम्र में अपना पहला सर्किट बोर्ड बनाया था। जब वह 6 साल के थे तब उन्होंने अपना पहला B8 इंजन बनाया था और सुम्मा कम लॉर्ड से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। मिट जब वह 17 वर्ष का था उसके माता पिता 1991 में एक कार दुर्घटना में मारे गए थे और जब वह 21 वर्ष का था तब वह स्टार्क इंडस्ट्रीज का CEO बन गया जहां वह आज भी है। कर्नल जेम्स रोडी रोड्स, टेरेंस हॉवर्ड टोनी को पुरस्कार देने की तैयारी करता है लेकिन टोनी उपस्थित नहीं होता है। टोनी का दाहिना हाथ और उसके पिता का पूर्व साथी ओबद्याह स्टेन, जेफ ब्रिजेस टोनी के स्थान पर पुरस्कार स्वीकार करता है। रोडी बाद में टोनी को एक कैसीनो में पार्टी करते हुए पाता है। रास्ते में क्रिस्टीन एवरहार्ट, लेस्ली बिब नाम का एक रिपोर्टर स्टार्क के पास हथियारों के कारोबार की नैतिकता के बारे में कुछ सवाल लेकर आता है। स्टार्क कुछ तेज चुटकुलों के साथ अपने सवालों को टाल देता है और दोनों अंत में मालिबू में टोनी के समुद्र के सामने वाले घर में एक साथ रात बिताते हैं। अगली सुबह कंप्यूटर मॉनिटर पर एक आवाज से क्रिस्टीन को जगाया जाता है। यह जार्विस आवाज पॉल बेटनी है जो कृत्रिम रूप से बुद्धिमान कार्यक्रम है जो टोनी के घर और उसकी शोध प्रयोगशाला को चलाने के लिए जिम्मेदार है। जैसे ही क्रिस्टीन घर छोड़ती है उसका स्वागत टोनी की मानव सहायक वर्जीनिया पेपर पॉट्स ग्वेनेथ पाल्ट्रो द्वारा किया जाता है। टोनी के हवाई अड्डे पर जाने से पहले जहां उसका विमान इंतजार कर रहा है, काली मिर्च टोनी को कुछ व्यवसाय में मदद करती है। फ्लाइट में टोनी रोडी से बात करता है। रोडी टोनी के ढीले रवैये से नाखुश है और टोनी अपने पुराने दोस्त को शांत करने की कोशिश करता है। जल्द ही वे नशे में हैं और फ्लाइट अटेंडेंट पर हमला कर रहे हैं। टोनी अपनी कंपनी की नवीनतम परियोजना जेरिको, एक उन्नत सुपर मिसाइल प्रणाली का प्रदर्शन करने के लिए अफगानिस्तान में एक सैन्य चौकी पर आता है। प्रदर्शन के बाद टोनी को ओबद्याह का फोन आता है और वे दोनों खुश होते हैं कि प्रदर्शन अच्छा रहा। रोडी के साथ सवारी करने से इनकार करते हुए टोनी एक और हुम्वी में उतरता है जहां कहानी के उद्घाटन से हमला होता है। बहुत बाद में टोनी को एक गुफा में होश आता है। उसकी छाती पर एक अजीब उपकरण है जो कार की बैटरी से बुरी तरह जुड़ा हुआ है। एक अन्य बंदी डॉक्टर हो यिनसेन, शॉन टूब बताते हैं कि उन्होंने टोनी का ऑपरेशन किया लेकिन सभी छर्रों को हटाने में असमर्थ रहे। यिनसेन ने एक उपकरण बनाया, अनिवार्य रूप से एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो शेष टुकड़ों को स्थानांतरित करने और उसके दिल को और नुकसान पहुंचाने से रोक देगा। टोनी और यिनसेन को पकड़ने वाले आतंकवादी कमरे में प्रवेश करते हैं। यिनसेन अनुवाद करता है, वे चाहते हैं कि टोनी उनके लिए जेरिको मिसाइल बनाए। टोनी मना कर देता है और वे उसका सिर पानी में डुबोकर उसे प्रताड़ित करते हैं।
घंटों बाद आतंकवादी 10 रिंग्स नामक एक समूह के सदस्य हथियारों का एक विशाल भंडार दिखाते हैं, सभी स्टार्क इंडस्ट्रीज द्वारा बनाए गए। टोनी हार मान लेता है और मिसाइल बनाना शुरू कर देता है, लेकिन उसके पास अन्य योजनाएं हैं। यिनसेन के स्थिर डॉक्टर के हाथों से और अपने हथियारों से एकत्रित पैलेडियम का उपयोग करके टोनी एक चाप रिएक्टर का एक छोटा संस्करण बनाता है, जो कि उनकी कंपनी के मुख्यालय में उपयोग किए जाने वाले एक बहुत बड़े डिजाइन से सुव्यवस्थित है। बिजली उत्पादन स्टार्क के दिल को 50 जीवन काल या लगभग 15 मिनट के लिए बहुत बड़ा चलाने के लिए पर्याप्त है। यह टोनी के दिल में छर्रे को आगे बढ़ने और उसे मारने से रोकने के लिए भी पर्याप्त होगा। यिनसेन टोनी को अपने बारे में कुछ बताता है। वह गुलमीरा नामक एक अफगानी गांव में रहता था, जिस पर 10 रिंग्स ने हमला किया था। वह नहीं जानता कि उसका परिवार अभी भी जीवित है या नहीं। वह यह भी खुलासा करता है कि वह टोनी से सालों पहले एक सम्मेलन में मिला था, लेकिन टोनी उस रात इतना नशे में था कि शायद वह उसे याद नहीं करता। टोनी प्रेरित है और लगता है कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया है। वह एक हथियार प्रणाली के लिए योजना बनाना शुरू करता है, आर्क रिएक्टर द्वारा संचालित एक बख्तरबंद सूट जिसे वह पहनेगा और आतंकवादियों को हराने के लिए उपयोग करेगा। निर्माण के बीच में 10 रिंग्स का प्रमुख रजा फ्रान ताहिर आता है और गुस्से में यिनसेन को यातना देने की धमकी देता है, क्योंकि उसे लगता है कि स्टार्क जेरिको पर वैसा काम नहीं कर रहा जैसा वे चाहते थे। टोनी यिनसेन के जीवन के लिए मोलभाव करता है, यह कहते हुए कि वह एक अच्छा सहायक है। रजा उन्हें खत्म करने के लिए एक दिन और देता है। रात भर जमकर काम करते हुए टोनी अपना प्रोजेक्ट पूरा करता है। यिनसेन ने टोनी को पूरी तरह से बख्तरबंद सूट में बांध दिया, उसे गुफा से बाहर निकलने का रास्ता बताया। उन्होंने सेल 2 के अंदर बम विस्फोट किया। आर गार्ड के लिए एक व्याकुलता के रूप में टोनी अपने सूट को शक्ति देता है। यिनसेन को पता चलता है कि उनके पास पर्याप्त समय नहीं होगा। टोनी के विरोध पर वह एक बंदूक पकड़ लेता है और जीवित गार्डों को विचलित करने के लिए भाग जाता है। टोनी, उसका सूट अब पूरी तरह से संचालित है, गुफा के माध्यम से अपना रास्ता पेश करता है। पहरेदार उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका सूट आसानी से उनके हथियार की आग को रोक देता है और वह उन्हें मार देता है या उन्हें मार देता है। वह रजा पर सूट की मिसाइलों में से एक को भी दागता है, जो विस्फोट से दृष्टि से बाहर हो जाता है। गुफा के आधे रास्ते में स्टार्क यिनसेन को घातक रूप से घायल पाता है। यिनसेन ने खुलासा किया कि यह उसकी योजना थी, खुद को बलिदान कर दिया ताकि टोनी बच सके। यिनसेन का परिवार पहले ही मर चुका है और अब वह उन्हें फिर से जीवन में देखेगा। टोनी ने आंसू बहाते हुए यिनसेन को उसे बचाने के लिए धन्यवाद दिया। स्टार्क के लिए यिनसेन के आखिरी शब्द जीवन में अपना दूसरा मौका बर्बाद नहीं करना है। टोनी शेष आतंकवादियों पर अपना सूट बदल देता है, आग फेंकने वाले और फायरिंग मिसाइलों को प्रज्वलित करता है। वह उनके हथियारों के भंडार को नष्ट कर देता है, लेकिन उनके कुछ बड़े कैलिबर हथियार उसके सूट को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। वह खुद को घाटी से बाहर निकालने के लिए अल्पविकसित जेटपैक का उपयोग करता है। फायरिंग के कुछ ही समय बाद उसका जेटपैक विफल हो जाता है और वह रेगिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त होने से बच जाता है। स्टार्क सूट को पीछे छोड़ देता है और रेगिस्तान के माध्यम से तब तक बढ़ता है जब तक कि कुछ अमेरिकी हेलीकॉप्टर ओवरहेड नहीं उड़ते। रोडी के नेतृत्व में सैनिकों का एक समूह टोनी से मिलता है। रोडी को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि उसका दोस्त जीवित है। टोनी को जल्दी से संयुक्त राज्य अमेरिका वापस भेज दिया जाता है। एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पर आने पर पेपर चाहता है कि टोनी का इलाज हो, लेकिन टोनी कहता है कि उसे केवल 2 चीजें चाहिए, एक अमेरिकन चीजबर्गर और एक कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो टोनी पत्रकारों के एक समूह के सामने प्रकट होता है और स्पष्ट रूप से दीन हो जाता है और अब वह अभिमानी सीईओ नहीं रह गया है जो उसके पकड़े जाने से पहले था। उसने घोषणा की कि वह स्टार्क इंडस्ट्रीज के हथियार निर्माण विभाग को तुरंत बंद करना चाहता है। उसी समय स्ट्रेटेजिक होमलैंड इंटरवेंशन, एनफोर्समेंट एंड लॉजिस्टिक डिवीजन से एजेंट फिल कॉल्सन क्लार्क ग्रेग द्वारा काली मिर्च से संपर्क किया जाता है। वे टोनी से उसकी गिरफ्तारी के बारे में बात करना चाहते हैं। पेपर उनके लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल करता है। उस शाम ओबद्याह ने टोनी को उसके कार्यों के बारे में बताया, जो गुस्से में था। ओबद्याह जानता है कि इस घोषणा के कारण उनकी कंपनी के शेयर मूल्य और विस्तार से उनकी वित्तीय स्थिति में गंभीर गिरावट आने वाली है। टोनी चाहता है कि स्टार्क इंडस्ट्रीज आर्क रिएक्टर तकनीक के साथ आगे बढ़े, लेकिन ओबद्याह को लगता है कि आर्क रिएक्टर एक पब्लिसिटी स्टंट के अलावा और कुछ नहीं है। बातचीत के माध्यम से टोनी ओबद्याह को अपने मार्क आई चेस्ट पीस का खुलासा करता है, लेकिन डिवाइस को उत्पादन के लिए अध्ययन करने की अनुमति देने से इनकार करता है। स्टेन ने टोनी को थोड़ी देर शांत रहने के लिए मना लिया ताकि कंपनी चीजों को सुलझा सके। पेपर देखता है कि जिम क्रैमर स्टार्क इंडस्ट्रीज के घटते मूल्य पर मैड मनी पर एक तीखा समाचार खंड देता है जब टोनी उससे मदद मांगता है।
उसने एक उन्नत और अधिक शक्तिशाली मिनी आर्क रिएक्टर मार्क II चेस्ट पीस बनाया है, लेकिन बिना किसी की मदद के इसे अपनी छाती में स्थापित नहीं कर सकता है। उसके सहायक रोबोट डमी ने आर्क रिएक्टर डालने की कोशिश की लेकिन असफल रहा और पेपर के हाथ हैं टोनी की छाती में कक्ष के अंदर फिट होने के लिए काफी छोटा। काली मिर्च गलती से पुराने रिएक्टर के लिए बहुत जल्द डोरियों को बाहर निकाल देती है, जिससे टोनी कार्डियक अरेस्ट के कगार पर पहुंच जाता है। वे प्रक्रिया को समय पर पूरा करने में सफल रहते हैं। टोनी पेपर को पुराने मॉडल को नष्ट करने के लिए कहता है क्योंकि वह एक भावुक व्यक्ति नहीं है। टोनी रोड्स से मिलने जाता है और एक नए निजी प्रोजेक्ट के लिए मदद मांगता है। रोडी टोनी के दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। उसे लगता है कि उसके पकड़े जाने के कारण टोनी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित है और उसे ठीक होने के लिए समय चाहिए। टोनी अपने दूसरे सबसे अच्छे दोस्त जार्विस की मदद के लिए मुड़ता है। टोनी की योजना उसके बख्तरबंद सूट मार्क II के रूप में संदर्भित आतंकवादी गुफा से सूट मार्क I था के उन्नयन के रूप में सामने आई है। टोनी मार्क I की एक 3D CGI मैप की गई छवि का अध्ययन करते हुए डिजाइन को सुव्यवस्थित करते हुए कई घटकों को छोड़ देता है। इस बीच रजा स्टार्क के साथ अपनी लड़ाई से बच गया और गुफा में रॉकेट हमले से गंभीर रूप से घायल हो गया। रेगिस्तान की खोज करता है, मार्क I सूट के सभी टुकड़ों को इकट्ठा करता है जिसे टोनी पीछे छोड़ गया। टोनी तय करता है कि सबसे पहले उसे कवच की उड़ान प्रणाली को बेहतर बनाना है। चूंकि लेग माउंटेड जेट बहुत अस्थिर साबित हुए, इसलिए उन्होंने पैरों के लिए रिपल्सर्स और संतुलन के लिए पाम माउंटेड स्टेबलाइजर्स बनाए। काली मिर्च तब आती है जब वह स्टेबलाइजर्स का परीक्षण कर रहा होता है और वे पाते हैं कि यह एक शक्तिशाली प्रतिकर्षण किरण भी बनाता है जिसे एक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने पहले परीक्षण में प्रतिकारक ने उसे पीछे की ओर उड़ा दिया। काली मिर्च एक उपहार के रूप में टोनी की मेज पर एक कागज में लिपटे बॉक्स को छोड़ देता है। ओबद्याह टोनी से मिलता है और खुलासा करता है कि निदेशक मंडल ने स्टार्क इंडस्ट्रीज का नियंत्रण हासिल करने के लिए निषेधाज्ञा दायर की है। टोनी चिंतित नहीं है, वह अभी भी स्टार्क इंडस्ट्रीज में नियंत्रण हित रखता है। कई असफल और दर्दनाक प्रयासों के बाद टोनी अपनी उड़ान प्रणाली को पूर्ण करता है और उड़ान की संभावना से प्रसन्न होता है। मार्क II बख्तरबंद सूट जल्द ही समाप्त हो गया है। यह का भारी सुव्यवस्थित संस्करण जैसा दिखता है। टोनी का मार्क I कवच सूट में प्रगति की निगरानी के लिए टोनी जार्विस से जुड़ता है। जार्विस की सलाह के खिलाफ टोनी इसे एक परीक्षण उड़ान के लिए बाहर ले जाता है और वह सूट की कार्यक्षमता से रोमांचित होता है। टोनी उच्च वातावरण उड़ान के लिए सीमा को आगे बढ़ाता है, लेकिन इतनी अधिक ऊंचाई पर ठंडी हवा सूट को बर्फ से ढक देती है और उसकी बिजली आपूर्ति बंद हो जाती है। जमीन में दुर्घटनाग्रस्त होने से बचने के लिए टोनी समय पर अपने थ्रस्टर्स को फिर से सक्रिय करने में सक्षम नहीं है। स्टार्क घर लौटता है, लेकिन कवच इतना भारी होता है कि वह घर की 3 मंजिलों को तोड़ देता है और वह अपनी बेशकीमती स्पोर्ट्स कारों में से एक को कुचल देता है। जैसे ही टोनी अपनी क्रैश लैंडिंग से उबरता है, वह उस बॉक्स को खोलता है जिसे पेपर पहले पीछे छोड़ गया था। अंदर मार्क I आर्क रिएक्टर है जो संदेश के साथ एक ट्रॉफी के रूप में संलग्न है, सबूत दैट टोनी स्टार्क हैज ए हार्ट। टोनी अधिक डेटा का विश्लेषण करता है और आइसिंग और वजन की समस्याओं को हल करने के लिए एक पुराने प्रोजेक्ट से गोल्ड टाइटेनियम का उपयोग करके सूट को फिर से बनाने का फैसला करता है। वह जार्विस को अगले सूट में कुछ हॉट रॉड रेड ट्रिम जोड़ने का निर्देश देता है, जिसका कोडनेम मार्क III है। फिर अपने वार्षिक लाभ रात्रिभोज में भाग लेने के लिए निकल जाता है, जबकि नया सूट इकट्ठा और चित्रित किया जा रहा है। चैरिटी कार्यक्रम में टोनी एजेंट कूल्सन से मिलता है, जो अभी भी टोनी की घटना के बारे में जानना चाहता है। टोनी पेपर के साथ नृत्य करने के लिए निकल जाता है और वे चांदनी में एक साथ एक पल साझा करते हैं। क्रिस्टीन रिपोर्टर टोनी के साथ अफगानिस्तान जाने से पहले सोया था, गुस्से में उसका सामना करता है। उसे एक आतंकवादी समूह द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे अपने हथियारों की तस्वीरें दिखा रहा है, जो यिनसेन के गृह गांव गुलमीरा के सुदूर अफगान शहर में पिछले दिन इस्तेमाल किया गया था। टोनी इस मामले पर ओबद्याह का सामना करता है और ओबद्याह ने खुलासा किया कि वह वही है जिसने टोनी के खिलाफ निषेधाज्ञा दायर की थी। ओबद्याह खुद को लॉ व्यापारी कहता है और संघर्ष के दोनों पक्षों को स्टार्क इंडस्ट्रीज के हथियार बेचने के बारे में कोई योग्यता नहीं है। टोनी गुस्से में घर लौट आया। वहां रहते हुए वह गुलमीरा क्षेत्र में बिगड़ती स्थिति की खबरें देखता है। वह अपने हाथ के प्रतिकारकों में संशोधनों का परीक्षण करता है, उन्हें एक हथियार में बदल देता है और कई ग्लास पैन को नष्ट कर देता है। जब नया सूट पूरा हो जाता है तो उसे एक स्वचालित रोबोटिक सिस्टम द्वारा उसके शरीर पर फिट कर दिया जाता है। स्टार्क हाइपरसोनिक गति से गुलमीरा के लिए उड़ान भरता है। वह अपनी कंपनी की गलतियों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। गुलमीरा में टोनी के आने पर आतंकवादी नागरिकों को पकड़ने और मारने के लिए घेर रहे हैं। उनका मार्क III कवच उनके लिए एक मैच से कहीं अधिक है।
सेकंड के भीतर वह आतंकवादियों के पहले समूह को हरा देता है, अपने उन्नत हथियारों का उपयोग करके बिना किसी निर्दोष हताहत के कई को मार गिराता है। वह समूह के नेता, रजा के प्रमुख लेफ्टिनेंट, ग्रामीणों को अपना बदला लेने के लिए जीवित और रक्षाहीन छोड़ देता है। अपने हथियारों को खोजने के लिए उड़ान भरते समय आयरन मैन को एक टैंक खोल से मार गिराया जाता है। जब वह उठता है तो दूसरा खोल मुश्किल से उसे याद करता है। वह टैंक पर एक मिनी मिसाइल दागकर प्रतिक्रिया करता है, इसे नष्ट कर देता है। अपने द्वारा डिजाइन किए गए तार के प्रतिकारकों का उपयोग करते हुए वह पकड़ी गई जेरिको मिसाइलों को नष्ट कर देता है। उनके ध्वस्त होने के बाद रजा समय पर पहुंचकर टोनी को उड़ते हुए देखता है। एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस में सेंटकॉम ने टोनी को गलती से दुष्ट ड्रोन समझकर उड़ान के दौरान उसका पता लगा लिया। कर्नल रोड्स से किसी भी नए घटनाक्रम की स्थिति के बारे में पूछा जाता है। वह टोनी से संपर्क करता है, जो दावा करता है कि वह नहीं जानता कि क्या हो रहा है। इस बीच टोनी का सामना 2 F-22 रैप्टर से होता है। वह जेट से आगे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसके लिए बहुत ज्यादा हैं। टोनी रोड्स को कॉल करता है और खुलासा करता है कि वह अज्ञात शिल्प के लिए जिम्मेदार है। टोनी द्वारा अनाधिकृत उपकरण भेजे जाने को लेकर रोडी गुस्से में है, और जब टोनी समझाता है कि उपकरण वास्तव में उसके नए आविष्कार में स्वयं है, तो वह भयभीत हो जाता है। टोनी एक फाइटर जेट से टकरा जाता है, जिससे वह दूसरे जेट के विंग में उड़ जाता है। पायलट को बेदखल करने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन उसका पैराशूट नहीं खुल पाता है। आयरन मैन अभी भी आग के नीचे उड़ता है और पायलट को बचाने के लिए समय पर पैराशूट तैनात करता है। टोनी ने रोडी को प्रशिक्षण अभ्यास के रूप में जेट्स के साथ जो कुछ भी हुआ उसे पारित करने के लिए मना लिया। टोनी के घर वापस आने के बाद पेपर उसे पकड़ लेता है, जबकि रोबोट सिस्टम उसका सूट निकाल रहा होता है। असहयोग सभा के साथ साथ नहीं चल रहा है और टोनी ने चुटकी ली कि काली मिर्च ने उसे उन स्थितियों में देखा है जो बहुत खराब थीं। इस बीच स्टेन ने 10 रिंग्स के शिविर का दौरा किया, खुलासा किया कि उसने टोनी को पकड़ने और मारने के लिए संगठन को भुगतान किया था, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि टोनी कौन था, और जब उन्होंने अपना टेप बनाया तो उन्होंने बहुत अधिक कीमत की मांग की थी। एक उच्च शक्ति वाले सोनिक उपकरण का उपयोग करना जो अस्थायी पक्षाघात को प्रेरित करता है। स्टेन रजा को स्थिर कर देता है और मार्क आई कवच के अवशेषों को इकट्ठा कर लेता है। स्टेन ने तब अपने आदमियों को शिविर में सभी को मार डाला। टोनी पेपर से उसकी मदद करने के लिए बात करने की कोशिश करता है, यह विश्वास करते हुए कि और कुछ भी मायने नहीं रखता है, लेकिन उन लोगों को बचाने के लिए जिन्हें उसने नुकसान पहुंचाया है। काली मिर्च टोनी के समर्पण से प्रेरित है और सहमत है। वह कंप्यूटर से फाइलों को कॉपी करने के लिए प्रोग्राम की गई फ्लैश ड्राइव के साथ ओबद्याह के कार्यालय में जाती है। जैसा कि काली मिर्च संग्रहित फाइलों के माध्यम से छानता है, उसे आतंकवादियों से एक वीडियो मिलता है जो साबित करता है कि टोनी के कब्जे के लिए ओबद्याह जिम्मेदार था। ओबद्याह कार्यालय में आता है और उसे कंप्यूटर पर देखता है, लेकिन काली मिर्च एज का प्रबंधन करती है। विचार करें कि वह वास्तव में क्या कर रही है। वह कार्यालय छोड़ देती है, लेकिन जैसे ही वह कंप्यूटर चालू करता है, ओबद्याह को पता चलता है कि वह क्या कर रही थी। रास्ते में पेपर एजेंट कॉल्सन को देखता है और उसे बताता है कि वह तुरंत उसका साक्षात्कार ले सकता है ताकि वह उसके साथ इमारत से सुरक्षित बाहर निकल जाए। ओबद्याह अपने डेवलपर्स की टीम से मिलता है जो मार्क आई के आधार पर अपने स्वयं के बख्तरबंद सूट पर काम कर रहे हैं। उन्होंने घटकों को फिर से बनाया है, लेकिन वे स्टार्क के आर्क रिएक्टर को छोटा नहीं कर सकते। स्टेन गुस्से में है, लेकिन भरोसा करता है जब प्रमुख डेवलपर उसे बताता है कि वह जीनियस टोनी नहीं है। ओबद्याह को पता चलता है कि उसके पास एक और विकल्प है। स्टेन टोनी के घर आता है और उसे सोनिक हथियार से पंगो बना देता है। ओबद्याह टोनी की छाती से मार्क टू चेस्ट पीस को बाहर निकालता है, उसे ताना मारता है कि यह हथियार के नए युग में प्रमुख आविष्कार कैसे होगा। उसके जाने के बाद टोनी को पता चलता है कि उसके पास जीवित रहने की केवल एक ही उम्मीद है, संरक्षित चाप रिएक्टर जो काली मिर्च ने उसे उपहार के रूप में दिया था। डमी द्वारा उसे सौंपे गए रिएक्टर को पुनः प्राप्त करने की कोशिश करते हुए वह लड़खड़ाते हुए अपनी कार्यशाला में जाता है और लगभग मर जाता है। रोडी के आते ही टोनी रिएक्टर लगवा देता है। रोडी ने उसे सूचित किया कि ओबद्याह को गिरफ्तार करने के लिए 5 एजेंट गए हैं, लेकिन टोनी जानता है कि उसके पास पर्याप्त जनशक्ति नहीं है। रोडी आयरन मैन कवच पर अचंभित होकर टोनी को सूट करते हुए देखता है। रोडी पूछता है कि क्या टोनी को कुछ चाहिए। टोनी ने उससे आसमान साफ रखने के लिए कहा। जैसे ही टोनी उड़ता है, रोडी को चांदी के रंग का प्रोटोटाइप सूट मार्क II दिखाई देता है। फिर अपना सिर हिलाता है और अगली बार बुदबुदाता है। काली मिर्च, कॉल्सन और कई अन्य एजेंट ओबद्याह की अनुसंधान सुविधा में आते हैं। वे मार्क आई कवच और एक भंडारण स्थान को देखते हैं जहां कुछ और रखा गया था।
तभी एक विशाल रोबोटिक सूट जीवन में आता है और उन पर हमला करता है। यह ओबद्याह का समकक्ष सूट है, जिसका कोड नाम आयरन मोंगर है, जो छाती के उस टुकड़े से संचालित होता है जिसे उसने टोनी से चुराया था। जबकि टोनी अनुसंधान सुविधा की ओर उड़ता है, जार्विस उसे चेतावनी देता है कि उसके पास सूट में केवल लगभग आधी शक्ति है, क्योंकि पुराने चेस्ट पीस को निरंतर उड़ान के दौरान मार्क 3 को शक्ति देने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। जैसे ही ओबद्याह पेपर को अंजाम देने वाला होता है, टोनी आ जाता है। दो आयरनक्लाड योद्धा एक विशाल संघर्षपूर्ण लड़ाई शुरू करते हैं जो स्टार्क इंडस्ट्रीज के पास की सड़कों पर फैल जाती है, जबकि टोनी किसी भी निर्दोष नागरिकों की रक्षा करने की कोशिश करता है। टोनी ऊपरी वातावरण में उड़ता है, ओबद्याह को अपने साथ खींचता है। ओबद्याह संघर्ष करता है, लेकिन जल्द ही उसका सूट जमना शुरू हो जाता है। इसमें वही आइसिंग समस्या है जो टोनी के मार्क 2 में थी। टोनी ऊपर मंडराते हुए ओबद्याह पृथ्वी पर वापस गिरना शुरू कर देता है। पुराना आर्क रिएक्टर तेजी से बिजली खोना शुरू कर देता है और टोनी वापस पृथ्वी पर गिर जाता है। अपने कारखाने के ऊपर उतरता है, सहायक बैकअप शक्ति पर चल रहा है। वापस जमीन पर ओबद्याह ने टोनी पर फिर से हमला किया। टोनी ओबद्याह के सूट में हथियार ट्रैकिंग सिस्टम को अक्षम करने का प्रबंधन करता है और ओबद्याह को इमारत के आर्क रिएक्टर को ओवरलोड करने के लिए काली मिर्च को निर्देश देने के लिए काफी देर तक बचता है, जो ओबद्याह के सूट को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त रूप से एक शॉक वेव उत्पन्न करेगा। काली मिर्च हिचकिचा रही है, यह मानते हुए कि टोनी को भी मारा जा सकता है। जब वह रिएक्टर को शक्ति प्रदान करती है तो टोनी लड़ाई जारी रखता है। रिएक्टर अपनी शॉक वेव जारी करता है, आयरन मोंगर सूट को बाहर निकालता है जो रिएक्टर में गिर जाता है, स्टेन को मारता है और रिएक्टर को नष्ट कर देता है। स्टार्क का मूल मिनी आर्क रिएक्टर जीवन में वापस आ जाता है, जिससे टोनी बच जाता है। कुछ दिनों बाद रोडी ने दो रोबोटों के साथ घटना के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। टोनी समाचार पत्रों के आयरन मैन नाम से प्रभावित है और इसे अपनाने की योजना बना रहा है। एजेंट कॉल्सन ने ओबद्याह की मृत्यु, जो एक छोटे विमान दुर्घटना में मर जाएगा, जबकि टोनी कथित रूप से कहीं और है, और आयरन मैन, जिसे स्टार्क के अंगरक्षक के रूप में संदर्भित किया जाएगा, के बारे में सच्चाई के बारे में कवर कहानियां जारी की हैं। काली मिर्च धन्यवाद कॉल्सन, लेकिन वह जिस समूह से संबंधित है उसका पूरा नाम याद नहीं कर सकता। कॉल्सन ने उन्हें इसे S.H.I.E.L.D कहने के लिए कहा और कहते हैं कि वे फिर से संपर्क में रहेंगे। टोनी एक बार फिर पत्रकारों के सामने जाता है और कवर स्टोरी का पालन करने की तैयारी करता है, लेकिन जैसे ही वह बोलना शुरू करता है, वह अपने नोट्स फेंक देता है और घोषणा करता है कि मैं आयरन मैन हूं। प्रेस उन्माद में चला जाता है। बहुत बाद में क्रेडिट के बाद टोनी काले रंग में एक रहस्यमय आदमी को खोजने के लिए घर लौटता है, जो उसे बताता है कि आयरन मैन के रूप में टोनी एक बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा बन गया है। टोनी पूछता है कि वह आदमी कौन है। वह घूमता है और अपना परिचय देता है, निक फ्यूरी, S.H.I.E.L.D के निदेशक सैमुअल एल जैक्सन। वह टोनी के साथ एवेंजर इनिशिएटिव नामक एक आगामी परियोजना के बारे में